हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो हमारे पास रेजिस्टेंस के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपने कॉम्बिनेशन कैपेसिटर के भी पढ़े हुए हैं, वैसे ही हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी पढ़ना है। तो सबसे पहला इसमें आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा रेजिस्टेंस R2 और तीसरा रेजिस्टेंस R3। और इन रेजिस्टेंस का हम कनेक्शन एक्सटर्नल पावर सोर्स से कर देते हैं। तो ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा नेगेटिव टर्मिनल। तो इस सर्किट के अंदर से करंट फ्लो होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो हमेशा करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो हम मान लेते हैं कि इसमें से I करंट फ्लो हो रहा है। अब ये क्योंकि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया है, इसलिए पहला जो रेजिस्टेंस है इससे भी जो करंट पास होगा वो होगा I, दूसरे रेजिस्टेंस से भी I करंट फ्लो होगा, तीसरे रेजिस्टेंस से भी I करंट फ्लो होगा। यदि हमने इस सर्किट में 5 एम्पियर करंट फ्लो किया है तो पहले रेजिस्टेंस से भी 5 एम्पियर, दूसरे से भी 5 एम्पियर और तीसरे रेजिस्टेंस से भी 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। लेकिन इन सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3। तो हम इसे थ्योरेटिकली लिख लेंगे। कंसीडर थ्री रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3 are connected in series combination. Then current passing through circuit is I and potential difference across each resistance is V1, V2 and V3। तो यदि इस सेल का टोटल पोटेंशियल हम मान लेते हैं V, तो जो टोटल पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा टोटल पोटेंशियल V is equals to V1 plus V2 plus V3। और ओम्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू होता है IR, इसीलिए हमारे पास हो जाएगा V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1। और ये जो I है ये कांस्टेंट है, तो V2 इज इक्वल्स टू I इंटू R2, V3 इज इक्वल्स टू I इंटू R3। तो ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं। तो हमें यहाँ से मिलेगा IR इज इक्वल्स टू इसका वैल्यू I R1, इसका वैल्यू I R2, इसका वैल्यू I R3। तो हमें यहाँ से मिलेगा IR इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस I से I ये कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब है कि हम जब कुछ रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो सारे रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है। तो यदि हम इसमें इफ एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर यूज्ड, तो इस R का फॉर्मूला हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 Rn। तो हम इसे सबमिशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। R इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ Ri, और I की जो वैल्यू है ये है 1 से लेकर n तक। एक बार आप यहाँ पर I की जगह 1 पुट करोगे तो हो जाएगा R1
2 पुट करोगे तो R2 और लास्ट वैल्यू n पुट करोगे तो Rn। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, इसे नोट कर लीजिए। अब यदि हम इस कॉम्बिनेशन में दो इक्वल रेजिस्टेंस को यूज करें, if two equal resistance are used, यदि दो इक्वल रेजिस्टेंस है हमने मान लिया और उन्हें हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया है, इसका रेजिस्टेंस भी R है और इसका रेजिस्टेंस भी R है, और उसके कारण इस पूरा जो सर्किट है इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं यह हो जाएगा R डैश। तो इस फॉर्मूले में यदि हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलेगा R इज इक्वल्स टू R1 की जगह R पुट करेंगे, R2 की जगह भी हम R पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल्स टू 2R। तो इसका मतलब है कि यदि हम सीरीज कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस को यूज करते हैं तो कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होता है वो डबल हो जाता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2 एंड R3। ये तीन रेजिस्टेंस हैं और इन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना है तो हम एक पावर सोर्स लेंगे और उसे इन तीनों से कनेक्ट कर देंगे। अब मान लेते हैं कि इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, या वोल्टेज है इसका V। तो आप देखोगे ये जो रेजिस्टेंस है इसका कनेक्शन सीधे सीधे V से है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V। ये वाला रेजिस्टेंस भी सीधा सीधा इससे जुड़ा हुआ है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा V, और ये वाला रेजिस्टेंस भी सीधा इससे जुड़ा हुआ है तो इसका रेजिस्टेंस भी तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा V। अब यदि इस सर्किट में से I करंट यदि फ्लो हो रहा तो ये I करंट अब तीनों रेजिस्टेंस में I नहीं रहेगा बल्कि I1, I2 एंड I3 करंट इन तीनों रेजिस्टेंस से फ्लो होगा। तो ये जो टोटल करंट है I, टोटल करंट I, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो हमारे पास हो जाएगा I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और हमें पता है V इज इक्वल्स टू होता है IR, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। वैसे ही हमें मिल सकता है I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3। तो ये वाली वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा I की जगह हम पुट करेंगे V अपॉन R इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो V अपॉन R इज इक्वल्स टू हो जाएगा, V कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इस V से ये V कैंसिल हो गया और हमें यहाँ से मिलेगा 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये एक्सप्रेशन तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है जब हमने तीन रेजिस्टेंस यूज किए हैं, लेकिन यदि हम n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यूज करें और n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू
1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डैश 1/rn। तो ये n रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है, और ये भी हम इसे समीशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 1/r इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ 1/r i, और इस i की वैल्यू होगी 1 से लेकर n तक। तो इससे हमें समझ में आता है कि यदि हमने कुछ रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज किया है तो इस कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल सारे रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। तो अभी इसे इतना नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं कि यदि हमने दो इक्वल रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज किया है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस है जो कि दोनों हैं R, और इनसे जो कॉम्बिनेशन बना है इसका रेजिस्टेंस है R डैश। तो फिर इस R डैश का वैल्यू हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे इस फॉर्मूले से 1/r डैश इज इक्वल्स टू 1/r1 की जगह 1/r प्लस 1/r। तो ये हो जाएगा 1/r डैश इज इक्वल्स टू 1 + 1 2/r। तो हमें यहाँ से मिलेगा r डैश इज इक्वल्स टू r/2। इसका मतलब है कि जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो इक्वल रेजिस्टेंस को यूज करेंगे तो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस अपने पुराने रेजिस्टेंस का हाफ हो जाएगा। तो जब भी आपको कभी रेजिस्टेंस को हाफ करना हो तो आप दो रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करोगे। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में, तो अब हम पढ़ने वाले हैं उसकी जस्ट ऑपोजिट क्वांटिटी के बारे में, और वो क्वांटिटी होती है कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसे हम डिफाइन करते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/रेजिस्टेंस। तो इसे हम डिनोट करते हैं G से, तो G इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/r। अब जैसा कि इसका डेफिनेशन बता रहा है, ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, ऑपोजिट होता है। तो यदि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब होता है कि उसमें से कम करंट फ्लो होगा। तो ये उसका ऑपोजिट है, इसलिए बताएगा यदि किसी मटेरियल का कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो उससे करंट भी इजीली फ्लो होगा। तो कंडक्टिविटी हमें बताता है कि कितनी आसानी से करंट फ्लो हो सकता है। यदि किसी कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसमें से इजीली करंट फ्लो हो सकता है, और यदि किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी कम होगी तो उसमें से करंट कम फ्लो होगा। अब यदि इसमें हम ओम्स लॉ को पुट करें तो V इज इक्वल्स टू होता है IR, तो हमें मिलेगा R इज इक्वल्स टू V/I। तो हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा G इज इक्वल्स टू I/V। तो अब इसके बाद हम इसका यूनिट फाइंड करते हैं। तो G होता है 1/रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो ये हो जाएगा 1/ओम, और इसे हम लिख देंगे ओम इनवर्स। फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम इन दोनों का पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा I/V, और V इज इक्वल्स टू होता है W/Q। तो इसे हम पुट करेंगे I इज इक्वल्स टू W/Q। तो ये Q ऊपर चला जाएगा, तो ये हमें मिलेगा IQ/W। I का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है A,
करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AQ चार्ज, और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml² T इनवर्स। तो जब ये m ऊपर जाएगा तो हमें मिलेगा m इनवर्स, l ऊपर जाएगा तो l इनवर्स 2, जब ये t ऊपर जाएगा तो हमें मिलेगा -2 ऊपर जाएगा प्लस हो गया t³ एंड a into a t²। तो ये कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इतना नोट कर लीजिए अभी। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी रेजिस्टेंस ही होता है, बस ये थोड़ा सा स्पेशल है। और कैसे स्पेशल है, तो हमें पता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के, और यही रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो यदि हम इन दोनों रिलेशन को एक साथ लिखें तो हमको मिलेगा R प्रोपोर्शनल टू L/A, और जब इस प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट लेते हैं, और इस कांस्टेंट को हम लेते हैं रो, तो ये हो जाएगा रो L/A। तो ये जो रो कांस्टेंट है, रो इज अ कांस्टेंट, इसे ही हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो यदि हम यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालें तो रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो RA अपॉन L। लेकिन यदि इसी में A की जगह 1 और L की जगह भी 1 पुट कर दें, मतलब यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन, तो हमें क्या मिल जाएगा, रो इज इक्वल्स टू R। तो इससे हमें पता चलता है कि किसी यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के कंडक्टर का जो भी रेजिस्टेंस होता है वही होता है उस कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज यूनिट है, तो यूनिट क्या है यहाँ पर, एरिया और लेंथ। तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं दी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन and unit length is called resistivity of that conductor। उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है। तो इस रेजिस्टिविटी की अब हम देखते हैं यूनिट क्या होगी, यूनिट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल्स टू RA/L, और R का यूनिट होता है रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट मीटर। तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम इंटू 1 मीटर से पावर कैंसिल, ओम इंटू मीटर। अब इसके बाद हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, तो अभी इतना नोट कीजिए। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल्स टू RA/L। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि इस R का डायमेंशनल फॉर्मूला आप याद कर लो, और ये होता है
एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर एंड लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल। तो यहाँ से हमें मिलेगा एम इसमें एक ही है, एल के ऊपर 2 + 2 4, 4 - 1 3, तो एल क्यू टी और कहीं नहीं है तो टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स 2। तो ये इसको फाइंड करने का पहला तरीका है। और आप चाहे तो दूसरी तरह से फाइंड कर सकते हैं, आर की जगह आपको पुट करना होगा V/I। तो फिर रो का फॉर्मूला बन जाएगा V/I × A/L, और V का फॉर्मूला होता है W/Q। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा W/Q × A/IL। अब इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम इसमें पुट कर देते हैं। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL² T इनवर्स 2। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L²। Q चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT। करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है A, और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L। तो यहाँ से हमें मिलेगा एम एक ही है, एल के ऊपर 2 की पावर 2 + 2 4 - 1 मतलब क्यू। अब टी देखते हैं तो टी यहाँ पर है -2 और ये -1 हो जाएगा ऊपर जाकर, तो ये हो जाएगा -3। फिर ए यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो 2 ऊपर जाकर इनवर्स 2। तो आप इन दोनों में से जिस मेथड से चाहें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं आज का लास्ट टॉपिक, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। तो अभी हमने पढ़ा कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी क्या होती है? किसी भी रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम कंडक्टिविटी कहते हैं। तो वैसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? जो भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा उसे ही हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहेंगे। तो इसे हम डिफाइन करते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/ρ, और ρ का हमने वैल्यू फाइंड किया हुआ है पहले, ρ = RA/L। तो यहाँ से हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा 1/RA/L। तो ये हो जाएगा S = L/RA। फिर इसका यूनिट क्या होता है? तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एंड एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ये बचेगा हमारे पास 1/ओम × मीटर। तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। फिर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम इसकी हेल्प से फाइंड करते हैं। तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL² T इनवर्स 3 A इनवर्स 2, और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L²। तो ये हमें मिल जाएगा, m ऊपर गया तो m इनवर्स 2 and 2 4, और 1 में से 4 माइनस हुआ तो -3। वैसे ही
टी यहाँ पर कोई और नहीं है, ये टी ऊपर गया तो टी क्यूब और ये ए ऊपर गया तो ए स्क्वायर। तो ये है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए केवल इतना ही, अभी इसे नोट कर लीजिए।